इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। जो इनेलो का अपना वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, वो कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी को डेंट लगा रहा है। और ऐसी स्थिति में ये तीनों पार्टियां लड़ाई में हैं, क्योंकि हजका आज भाजपा के साथ है, तो भाजपा का भले ही कोई बहुत बड़ा वजूद न रहा हो, लेकिन हजका के साथ मिलकर के एक मजबूत ताकत के रूप में यहां उभर रहे हैं। प्लस नमो का प्लस फैक्टर है और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो भी काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा एक बड़ी अच्छी पोजीशन में नजर आती है। उसे कमजोर आंकना आज गलत हो जाएगा। ठीक है अनुज जी, अब सवाल यह है कि 2009 में जो विधानसभा की स्थिति थी, आपने खुद भी जिक्र किया, वो थोड़ा फर्क थी। दो बड़े नेता इलाके में, दो बड़े नेता हजका की टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी में हैं, न केवल हैं बल्कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं का असर क्या इस वक्त कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, एक सवाल। और दूसरा सवाल यह कि इस बार दो और फैक्टर हैं, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा और आम आदमी पार्टी किसे नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, बसपा आमतौर पर पूरे देश में कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाती रही है, और जो आम आदमी पार्टी है, चूंकि उसका ध्यान मध्यम वर्ग पर अधिक है, शिक्षित मध्यम वर्ग पर, वो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम राजधानी दिल्ली के बाहर जो है वो भाजपा को तकलीफ पहुंचा पाने की स्थिति में है। उनके प्रत्याशी ललित अग्रवाल, आप समझ सकते हैं कि वोट बैंक के आधार पर भी वो भाजपा को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखना यह होगा कि भाजपा अपने कोर वोट बैंक को संभाले रखते हुए, यानी शिक्षित मध्यम वर्ग और वैश्य समुदाय, उसको अपने साथ जोड़े रखते हुए क्या जाट समुदाय के वोट पूरे ले पाती है? यदि वो ले पा रही होगी तो ये सीट उसके लिए आसान हो जाएगी, अन्यथा आप समझ सकते हैं। अनुज जी, साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिन दो हजका के कैंडिडेट्स का हमने नाम लिया, जो 2009 में हजका की टिकट पर चुनाव लड़े, बाद में वो कांग्रेस पार्टी में आ गए और अभी वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, इस बात का कितना नफा नुकसान आप कांग्रेस पार्टी के लिए देखते हैं? क्या तमाम दूसरी चीजों को दरकिनार करते हुए ये एक बात कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा सकती है? अनुज जी जी, मैंने इसीलिए पहले ही, आपने भी जो ग्राफिक दिखाया उसमें कांग्रेस के विधायक जोड़ करके 5 आपने बताए हुए हैं। कांग्रेस की 3 ही विधायक चुन करके आए थे जी। और वो दोनों, देखिए, दोनों के दोनों जो है ये हजका के हैं, यानी मूल डीएनए उनका कांग्रेस का ही है, इसलिए घर वापसी थी उनकी वो। तो ये मिलकर के जो 5 विधायक हैं, और खासकर इन दोनों पर भी विशेष जिम्मेदारी होगी, क्योंकि दोनों को मंत्री बनाया हुआ है यहाँ पर। इसलिए यदि वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लीड दिला पाते हैं तो आगे जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं खुद उनको उसमें लाभ होगा। और यदि यहाँ किसी दूसरी पार्टी को लीड मिल जाती है उनके क्षेत्रों में, माने सतपाल जी की दादरी में और नरेंद्र सिंह जी के नारनौल में, तो यदि भाजपा या कोई दूसरा दल वहां लीड ले लेता है तो उनके अपने चुनाव के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, उनकी टिकटें भी खतरे में पड़ सकती होंगी। ये उनको ध्यान रखना होगा। मनमोहन जी, भिवानी महेंद्रगढ़ एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। भिवानी में जाटों का बोलबाला है, महेंद्रगढ़ में अहिरवाल की हमको बहुतायत उनकी पकड़ दिखती है। क्या इस चुनाव में इस आधार पर भी वोटों का कोई ध्रुवीकरण हो सकता है? देखिए, ये संभावना तो है कि ये हो सकता है, मगर ये है कि जो अहीर है, अहीर इस बार हो सकता है कि बीजेपी के साथ जाए, बाबा रामदेव के कारण भी। हाँ, बाबा रामदेव के कारण, क्योंकि वो जो है नारनौल के हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि राव इंद्रजीत जो हैं वो बेसिकली अहीर लीडर हैं और उनका इस एरिया में होल्ड रहा है जी। तो क्योंकि वो बीजेपी में चले गए हैं, तो मुझे लगता है कि अहीर वोट मेजॉरिटी में बीजेपी के साथ जाएंगे। और बाबा रामदेव ही थे जो इंद्रजीत सिंह को उधर भाजपा की तरफ लेके गए थे। ठीक है, हम जरा अजय शुक्ला जी के पास जाएंगे। अजय जी, अगर हम आपके तजुर्बे के हिसाब से अगर पायदान समझने की कोशिश करें कि इस वक्त जो फाइट दिखाई दे रही है चुनावों से ठीक पहले, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है, इस वक्त आपके मुताबिक ऊपर से नीचे 2-3 पायदान पर कौन दिखाई दे रहा है? नंबर 1 पर आप किसे रखेंगे, नंबर 2 पर किसे और नंबर 3 पर किसे?
पहले तो राजीव मैं एक चीज बता दूं कि हमारे साथियों ने एक और वहां पर वोट बैंक है उसको के बारे में जिक्र नहीं किया। मैं वो बताऊं वहां पर ब्राह्मण वोट भी काफी है। और इस बार आप यदि याद करें विनोद शर्मा की स्थिति ये है कि विनोद शर्मा ने अपनी पहली परशुराम जयंती पर जो सभा की थी, ब्राह्मण सभा महासभा, वो वहीं पर की थी और उसमें करीब बहुत अच्छी सभा हुई थी। तो इस बार विनोद शर्मा चूंकि मोदी के लिए समर्थन कर रहे हैं और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण वोट को भी डाइवर्ट कर रहे हैं। जो वोट एक डिसाइडिंग हो सकता है कहीं ना कहीं, उस वोट को वो भाजपा के पक्ष में ले जाते हुए नजर आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बताया, जैसा हमारे पुराने पूर्व साथियों ने बताया, उनसे एक चीज साफ होती है कि जिस तरह से वोट बैंक का बंटवारा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा हजका गठबंधन अपर पोजीशन में नजर आता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं दबी नजर आती है। क्योंकि जो वोट बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से वोट काटेगी वो कांग्रेस का वोट काटेगी, जैसे हमारे साथी ने बताया। दूसरा, अनुज जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी भाजपा को डेंट लगा सकती है। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहूं कि आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी काफी हद तक वो प्रभावित करती है, तो उसको लेकर के वो कांग्रेस को भी उतना ही डेंट लगा रही। तो ये कमोबेश उसकी स्थिति कहीं ना कहीं बराबर नजर आती है। जी अजय जी, तो हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है, बहुत संक्षेप में सर ये जानना चाहेंगे अजय जी, बहुत संक्षेप में, इंडियन नेशनल लोकदल को इस वक्त आप कहां देख रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ में? भिवानी में मैं समझता हूं कि वो तीसरे नंबर पे नजर आएंगे। ठीक है सर, बहुत संक्षेप में मनमोहन जी, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, चूंकि हमारे पैनलिस्ट की राय हमारे लिए और प्रदेश के लिए बड़ा जरूरी है। अगर पायदान हम डिसाइड करें मनमोहन जी, पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, ये जो मौजूदा वक्त है उसमें क्या अनुमान है आपका? देखिए, मेरा अनुमान ये है कि धर्मवीर नंबर 1 पर आ सकते हैं, ठीक, और श्रुति नंबर 2 पर आ सकती है, ठीक। नंबर 3 सर? 3 पर ये जो है रावल साहब आ सकते हैं। मगर एक चीज जो है जिसका मैं पहले जिक्र नहीं कर पाया हूं जी, श्रुति का जो है संबंध वो भूपिंदर सिंह हुड्डा से सही नहीं रहे। इसका नुकसान हो सकता है? इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा और जो किरण चौधरी हैं, इनके संबंध बहुत कटु रहे हैं और इनका पैचअप जो हुआ है वो गोहाना रैली में हुआ है। लेकिन सर हमने अभी देखा कि जो नॉमिनेशन पर जब उन्होंने एक रैली की तो उसमें पूरी कांग्रेस एक मंच पर दिखाई दे रही थी। नहीं, वो सीएम साहब वहां गए थे क्योंकि उनको ऊपर से कहा गया था कि आप वहां जाइए, एकजुटता दिखाइए। ठीक है अनुज जी, आपके पायदान क्या है भिवानी महेंद्रगढ़? मैं मनमोहन जी से बिल्कुल सहमत हूं और मुझे लगता है कि भाजपा इस बार वहां श्रुति चौधरी को तकलीफ में डाल रही है। जो स्थानीय स्तर से जो खबरें आ रही हैं, इस क्षेत्र के जो यादव समाज के लोग हैं वो भाजपा के जाट उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के इंक्लाइन नजर आते हैं। जी अजय जी, आपके पायदान क्या है सर? हम ये भी जानना चाहते हैं, नंबर 1 पर कौन, 2 पर कौन, 3 पर कौन? बिल्कुल मैं पहले ही कह चुका हूं, भाजपा अपर है, ऊपर है, और उसके बाद में सेकेंड नंबर पे कांग्रेस है और थर्ड नंबर पे इनेलो है, मेरा ये मानना है। ठीक है सर, सभी खास मेहमान हमारे साथ यहां बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे हिसार लोकसभा सीट को लेकर। हिसार लोकसभा सीट में 2 राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कहा यह जा रहा है कि हिसार से जो भी नतीजे निकलकर सामने आएंगे वो विधानसभा चुनावों में प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। अब किसकी साख यहां बचती है और किसकी साख डूबती है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक छोटा सा ब्रेक तुरंत हाजिर हो रहा है।
इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।